हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के नॉलेज में। दोस्तों, इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद और प्राग ऐतिहासिक काल, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी के ऊपर वीडियो बना रखी है। जो कोई भाई हमारे चैनल पे आके ये वीडियो देख रहा है वो पहले उन वीडियो को देखे, तभी आपको टॉपिक वाइज समझ में आएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मगध का उत्कर्ष, यानी कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, मगध राज्य बना कैसे, क्या क्या इसमें हुआ। आज हम देखेंगे कि मगध राज्य में कितने राजाओं ने शासन किया और क्या क्या उन्होंने युद्ध लड़े और क्या क्या उन्होंने अपने शासनकाल में किया। तो चलो शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो देखते हैं हम मगध का उत्कर्ष। तो मगध को हमने 3 भागों में बटा हुआ है। ये पहला जो आएगा वो आ जाएगा पूर्व मौर्य काल, दूसरा आ जाएगा मौर्य काल, तीसरा आ जाएगा मौर्योत्तर काल। अब इसमें भी देखेंगे हम जो हमारा मौर्य काल है, पूर्व मौर्य काल, वो उसमें 3 राजाओं ने शासन किया। जो पहला राजा है हमारा, ये देखो, ये टोटल है हमारे 3 काल। एक मौर्य काल के पहले का, एक खुद मौर्य काल और एक मौर्य काल के बाद वाला, ये 3 उसमें बटा हुआ है। और इन तीनों में ही 7 राजाओं ने शासन किया। तो पहले हम देखेंगे, पहले हम पूर्व मौर्य काल को कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में। ठीक है, हम सिर्फ मौर्य काल की बात, पूर्व मौर्य काल की बात इस वीडियो में करेंगे। बाकी ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पूर्व मौर्य काल की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमें 3 वंश देखने को मिले। पहला वंश हर्यक वंश, दूसरा वंश शिशुनाग वंश और तीसरा वंश नंद वंश। अब इस नंद वंश में 2 विदेशी आक्रमण हुए। जो पहला विदेशी आक्रमण था वो ईरानी आक्रमण, दूसरा जो आक्रमण था वो यूनानी आक्रमण हुआ। अब हर्यक वंश में देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हर्यक वंश। आज इस हर्यक वंश को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले हम पूर्व मौर्य काल में हर्यक वंश को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिर अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम शिशुनाग वंश और नंद वंश को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके बाद जब ये हमारा पूर्व मौर्य काल हो जाएगा तो नेक्स्ट हम मौर्य काल की वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे हर्यक वंश की, खाली हर्यक वंश की। तो देखते हैं हर्यक वंश की जो स्थापना है वो 544 से लेके 412 ईसा पूर्व तक रही। यानी कि जो हर्यक वंश था वो उन्होंने 544 से लेके 412 तक शासन किया। अब हर्यक वंश की स्थापना जो है राजा बिंबिसार के द्वारा की गई। फिर मगध की राजधानी राजगृह थी, जिसे गिरिवर्ज कहा जाता था। उस समय जो है मगध की जो राजधानी थी उसको, वो क्या थी, राजगृह थी, जिसे गिरिवर्ज कहा जाता था। अब बिंबिसार द्वारा अंग राज्य पर आक्रमण किया गया। ये एक राज्य था जिसका नाम था अंग, उस पर बिंबिसार ने आक्रमण किया और वहां पे ये क्या हुआ, इसने अपनी जीत प्राप्त की। वहां से बिंबिसार विजय हुआ और अंग राज्य को इसने मगध में शामिल कर लिया। बिंबिसार ने अपने जीवन काल में 3 शादियां की थी। इसने अपने जीवन काल में 3 रानियों से शादी की थी। अब वो 3 रानी कौन कौन सी थी देखते हैं। पहली रानी जो थी इनकी वो थी चिलन्ना, जो लीचरी की राजकुमारी थी। दूसरी शादी इन्होंने कौशल देवी, जो कौशल की राजकुमारी थी। ये कौशल जगह का नाम है, ठीक है ना। और इनकी रानी का भी नाम था कौशल देवी, और ये कौशल जिले की राजकुमारी थी। अब कौशल देवी का भाई प्रसेनजीत, जिसने बिंबिसार को दहेज में काशी नगरी दी थी, जो इनका भाई था, यानी कि इनका साला, बिंबिसार का साला प्रसेनजीत, इसने बिंबिसार को दहेज में काशी नगरी ही दे दी। ठीक है, तो अब इनके साथ मगध के साथ साथ इन्हें काशी नगरी भी मिल गई।
अब तीसरी शादी जो बिंबिसार ने की वो क्षेमा राजकुमारी से की, जो कुरु की राजकुमारी थी। ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये कुरु की राजकुमारी थी। ये देखो, ये इनकी तीनों रानियां थी। और बिंबिसार का एक राजवेद हुआ करता था जिसको हम वेद बोलते हैं, जिसका नाम था जीवक। ये इनके दरबार में वेद हुआ करते थे जो लोगों को चिकित्सक प्रदान करते थे। अब 492 ईस्वी में बिंबिसार की मृत्यु उसके खुद के बेटे के द्वारा की जाती है। जो उसका बेटा था बिंबिसार का, उसके द्वारा ही बिंबिसार की मृत्यु की जाती है। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु था उसके बेटे का नाम, बिंबिसार के बेटे का नाम अजात शत्रु। और अजात शत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। हत्या करने के बाद मगध का दूसरा शासक खुद अजातशत्रु बना। इसने क्या करा? 492 में अपने पिता बिंबिसार की हत्या की तथा मगध का खुद को राजा बना लिया। अब जब ये राजा बना तो इसने वज्जी राज्य पर आक्रमण किया और वहां से ये विजय प्राप्त की इसने, और इसने वज्जी राज्य को भी मगध में शामिल कर लिया। ठीक है, जैसे बिंबिसार ने अंग राज्य पे आक्रमण किया था और वो जीत लिया था, तो उसने भी मगध में अंग राज्य को शामिल कर लिया था। वैसे ही इसके बेटे ने वज्जी राज्य पर आक्रमण किया और वज्जी राज्य को मगध में शामिल कर लिया। ठीक है, अजातशत्रु के द्वारा ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति कराई गई थी। जो हमने बौद्ध चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि कौन सी संगीति किसके द्वारा करवाई गई थी। तो अजातशत्रु के द्वारा राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति करवाई गई थी। अजातशत्रु ने ही अपने शासनकाल में 2 हथियार रखने की परंपरा चलाई थी। इसने चलाई थी कि 2 हथियार आदमी रख सकता है अपने शासनकाल में, और ये 2 हथियार थे रथमूसल तथा महाशिला कंटक। ये 2 हथियार थे। अब देखो फिर उसके बाद क्या हुआ? अजातशत्रु की भी हत्या 460 ईसा पूर्व में उसके खुद के बेटे के द्वारा कर दी गई, जिसका नाम उदयन था। इसने अपने बाप की हत्या बिंबिसार की हत्या की। फिर इसी के बेटे ने, जिसका नाम उदयन था, उसने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब उसने हत्या की तो वो तीसरा शासक यहाँ पे मगध का बन गया। हर्यक वंश का तीसरा शासक वो बन गया। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक मगध पे शासन किया। यानी कि इसने 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर उसके बेटे ने इसकी मृत्यु कर दी। उसके बाद उदयन तीसरा शासक बना। और उदयन ने जो राज किया वो 20 वर्ष के लिए किया। 460 ईसा पूर्व से लेकर 440 ईसा पूर्व तक इसने राज किया। उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर नए शहर की स्थापना की, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, और अब उसे पटना कहा जाता है, जो कि बिहार में है। ठीक है, पाटलिपुत्र को मगध की नई राजधानी बनाया गया। इसने क्या करा? पाटलिपुत्र को मगध की नई राजधानी घोषित किया। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता का क्या हुआ है? पितृहंता का वंश वो है कि भाई जिसने अपने ही पिता की हत्या की हो। ठीक है ना, क्योंकि हर्यक वंश एक ऐसा वंश है जिसने अपने खुद की पिता को मार के खुद ही शासन किया हो, तो इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया। तो भाई इसी तरह से ये अपने पिता की हत्या करते गए और खुद शासन करते गए। और चौथा शासक जो हुआ यहाँ पे वो हुआ अनिरुद्ध। 5वां शासक जो हुआ हर्यक वंश का वो हुआ मुंडक। और छठा और अंतिम शासक जो हुआ वो हुआ हमारा नागदर्शक। नागदशक है ये, नागदर्शक नहीं, नागदशक। ठीक है, ये अंतिम शासक था हर्यक वंश का। हर्यक वंश का ये अंतिम शासक था। और वहीं बात करें इसकी तो ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक शासक था।
और इसकी हत्या, नागदशक की हत्या इसी के जो प्रधान पद पे था, जो इनका मंत्री होता है, जो उच्च मंत्री होता है, मतलब सबसे बड़ा प्रधानमंत्री कहते हैं उसको, उसने ही इसकी मृत्यु कर दी। किसकी? नागदशक की। क्योंकि उसको पता था ये बहुत ही ज़्यादा डरता था युद्ध से, लड़ाई से, ये काफ़ी ज़्यादा डरता था। ये बात इसका मंत्री जानता था, तो उसने इसे मारने का प्लान बनाया, साजिश बनाई और मौका मिलते ही नागदशक की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इसने अपना वंश, शिशुनाग वंश यानी कि नागवंश की स्थापना की। तो इस तरह हर्यक वंश की समाप्ति हुई और नागवंश की शुरुआत हुई। तो ये था हमारा कंप्लीट हर्यक वंश, ये था हमारा कंप्लीट हर्यक वंश। एक बार चैप्टर को दोबारा हम मोटा मोटा देख लेते हैं। तो आज वीडियो में हमने हर्यक वंश किया है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार द्वारा की गई। उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी, जिसे गिरिवर्ज कहा जाता था। बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण किया और उसे मगध में शामिल किया। बिंबिसार ने अपने जीवन काल में 3 शादियां की। पहला शादी उसने चेलना राजकुमारी से की, जो कि लीचरी की राजकुमारी थी। दूसरी शादी उसने कौशल देवी से की, जो कि कौशल की राजकुमारी थी। और उसके भाई ने, कौशल देवी के भाई ने बिंबिसार को दहेज में काशी नगरी दे दी। तीसरी शादी उसने श्रेमा से की, जो कि कुरु की राजकुमारी थी। फिर बिंबिसार का एक राजवेद हुआ करता था जिसका नाम जीवक था। बिंबिसार की हत्या उसके खुद के बेटे के द्वारा कर दी गई 492 ईस्वी पूर्व में। अब इसके बेटे के द्वारा शासन चलाया जाने लगा जिसका नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु दूसरा शासक बना हर्यक वंश का, और शासक बनते ही इसने वज्जी राज्य पर आक्रमण किया तथा वहां से विजय प्राप्त की और वज्जी राज्य को मगध में शामिल किया। अजातशत्रु ने ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति करवाई थी। साथ ही साथ अजातशत्रु ने अपने जीवन काल में 2 हथियार रखने की परंपरा चलाई। इन 2 हथियारों का नाम रथमूसल तथा महाशिलाकंटक था। अब अजातशत्रु की भी हत्या उसके खुद के पुत्र ने 460 ईसा पूर्व में कर दी, जिसका नाम उदयन था। उदयन मगध का तीसरा शासक बना और इसने भी 20 साल तक मगध पे राज्य किया। उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर नए शहर की स्थापना की, जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता था और इसे आज पटना कहा जाता है, जो कि बिहार में है। पाटलिपुत्र को मगध की नई राजधानी बनाया उदयन ने। इसने क्या करा? पाटलिपुत्र को बदल के, मगध को बदल के पाटलिपुत्र को नई राजधानी बना दिया। और हर्यक वंश को पितृ हंता वंश कहा गया, क्योंकि इसमें सभी ने अपने पिता की हत्या की है और खुद शासन किया है। और चौथा शासक जो बना वो अनिरुद्ध था, 5वां शासक मुंडक और छठा व अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक एक बेहद ही डरपोक शासक था, जिसका पता इसके मंत्री को भी था। और मंत्री ने इसी का फायदा उठाते हुए नागदशक को मारने की प्लान बनाया। ठीक है, मौका मिलते ही इसके मंत्री ने नागदशक की हत्या की दी। हत्या करने के बाद इसके मंत्री का जो नाम था वो था शिशुनाग। ठीक है, हत्या करने के बाद इन्होंने अपना राज्य स्थापना की, जिसका नाम इन्होंने नागवंश रखा। तो हर्यक वंश की समाप्ति हुई और नागवंश की स्थापना हुई। तो अगली वीडियो में हम नागवंश कंप्लीट पढ़ेंगे, नागवंश में क्या क्या हुआ, ये वंश आगे कैसे बढ़ा और इस वंश की भी स्थापना या समाप्ति कैसे हुई। ठीक है, तो मिलते हैं भाई आपसे अगली वीडियो में, और उम्मीद है हमारी वीडियो आपको समझ में और अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल जाए। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नागवंश के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।